प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। प्राणी विज्ञान, इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। एक, जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। संसार के समस्त जंतु जगत को दो उप जगतों में विभक्त किया गया है। पहला एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया। स्टोरर और यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। ए, संघ प्रोटोजोआ। प्रमुख लक्षण। 1, इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। 2, इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। 3, प्रजनन पदाभों, पक्षमों या कशाभों के द्वारा होता है। 4, स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। 5, सभी जैविक क्रियाएं, भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती है। और 6, श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30-40 वर्षों के लिए बना रहता है। बी, संघ पोरीफेरा। इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। प्रमुख लक्षण हैं। 1, ये बहुकोशिकीय जंतु हैं, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं। 2, शरीर पर असंख्य छिद्र यानी ऑस्टिया पाए जाते हैं। 3, शरीर में गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा, स्पोंजियोसील कहते हैं। उदाहरण साइकन, मायोनिया, स्पंज आदि। नोट, घटिया स्पंज का प्रयोग ध्वनि अवशोषण के लिए होता है। सी, संघ सिलेंट्रेटा। प्रमुख लक्षण। 1, प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं और 2, मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे भोजन आदि पकड़ने में मदद होती है। उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनेमोन, मूंगा आदि। डी, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्रमुख लक्षण। 1, 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होती। 2, पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर। 3, पाचन तंत्र विकसित नहीं। 4, उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। 5, कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते। और 6, उभयलिंगी जंतु है। उदाहरण लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, फीटा कृमि। ई, संघ एस्के हेल्मिन्थीज। प्रमुख लक्षण। 1, लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि। 2, शरीर द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय। 3, आहार नाल स्पष्ट होती है जिसमें मुख तथा गुदा दोनों ही होते हैं। 4, परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। 5, उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रीडिया द्वारा होता है। 6, एक लिंगी होते हैं। उदाहरण गोल कृमि जैसे स्कैरस, थ्रेडवर्म, वुचरेरिया आदि। नोट, 1, एंटेरोबियस पिनवर्म या थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियां भी होती हैं। कुछ बच्चे रात में बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। और 2, वुचरेरिया द्वारा फाइलेरिया होता है। एफ, संघ एनेलिडा। प्रमुख लक्षण। 1, शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व सममित तथा खंडों में बटा हुआ होता है। 2, प्रजनन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। 3, आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है। 4, श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा, कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। 5, रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। 6, उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होते हैं। और 7, एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण केंचुआ, जोंक, नेरिस आदि। नोट, केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। जी, संघ आर्थ्रोपोडा। प्रमुख लक्षण। 1,
शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष एवं उदर। 2. इनके पाद संधि युक्त होते हैं। 3. रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। 4. इनकी देह गुहा हीमोसील कहलाती है। 5. ट्रैकिया गिल्स, बुकलांग्स, सामान्य सतह आदि श्वसनांग होते हैं। और 6. ये प्रायः एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण: तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि। नोट: 1. कीटों में 6 पाद और 4 पंख होते हैं। 2. कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। 3. चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। और 4. दीमक यानी टर्माइट एक सामाजिक कीट है जो निवह कॉलोनी में रहती है। H. संघ मोलस्का। मुख्य लक्षण: 1. शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद। 2. इनमें सदैव कवच उपस्थित रहता है। 3. आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। 4. इनमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। 5. रक्त रंगहीन होता है। और 6. उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। उदाहरण: घोंघा, सीपी आदि। संघ मोलस्का के कुछ प्रचलित नाम: सिप्रिया प्रचलित नाम कौड़ी, डोरिस प्रचलित नाम समुद्री नींबू, ऑक्टोपस प्रचलित नाम श्रिंगमीन, 8 ओरल आर्म प्रचलित नाम डेविल फिश, एप्लीसिया प्रचलित नाम समुद्री खरगोश, कुंडलिनी प्रचलित नाम उद्यान घोंघा और सीपिया प्रचलित नाम कैटल फिश। आई. संघ इकाइनोडर्मेटा। प्रमुख लक्षण: 1. इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। 2. जल संवहन तंत्र पाया जाता है। 3. प्रचलन: भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। 4. तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क नहीं विकसित होता। और 5. पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण: सितारा मछली स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, पंख तारा, ब्रिटल स्टार आदि। नोट: अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। ये समुद्री अर्चिन में पाई गई। जे. संघ कॉर्डेटा। प्रमुख लक्षण: 1. इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। 2. इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। और 3. इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। कॉर्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग होते हैं। संघ कॉर्डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग: ए. मत्स्य वर्ग। प्रमुख लक्षण: 1. ये सभी असमतापी जंतु हैं। 2. इनका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। और 3. श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। उदाहरण: स्कोलियोडॉन, दरियाई घोड़ा और टॉर्पेडो। मत्स्य वर्ग यानी पाइसेस। बी. एम्फीबिया वर्ग। प्रमुख लक्षण: 1. ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। 2. ये असमतापी होते हैं। 3. श्वसन क्लोमो त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। 4. हृदय 3 वेशमी होते हैं। 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। उदाहरण: मेंढक। नोट: मेंढक की टर्राहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। सी. सरीसृप वर्ग रेप्टिलिया। प्रमुख लक्षण: 1. वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु हैं। 2 जोड़ी पाद होते हैं। 3. कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है। 4. श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। और 5. इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवच से ढके रहते हैं। उदाहरण: छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। नोट: मेसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज है। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं,
संसार का सबसे जहरीला सांप है। मेब्यूए बिल बनाने वाली छिपकली होती है। इसका प्रचलित नाम स्किंक है। डी, पक्षी वर्ग एविस। प्रमुख लक्षण: 1. इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो गए हैं। 2. इसका हृदय 4 वेशमी होता है, 2 आलिंद और 2 नीले। 3. ये समतापी होते हैं। और 4. इनका श्वसन अंग फेफड़ा है तथा मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। उदाहरण: कौवा, मोर, चिड़िया, तोता। नोट: 1. तीव्रतम पक्षी अबाविल है। 2. उड़ न सकने वाले पक्षी कीवी और एमू हैं। 3. सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। 4. सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है। 5. भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर, कलकत्ता एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका में है। ई, स्तनी वर्ग मेमेलिया। प्रमुख लक्षण: 1. त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। 2. ये सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। 3. इनका हृदय 4 वेशमी होता है। 4. इसके दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विवार दंती कहते हैं। 5. इनके लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं होता, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़कर। और 6. बाह्य कर्ण पिन्ना उपस्थित होता है। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा है। 1. प्रोटोथीरिया, अंडे देते हैं, उदाहरण एकिडना। 2. मेटाथीरिया, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, उदाहरण कंगारू। और 3. यूथीरिया, पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य। नोट: 1. स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। औसत तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और 2. डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। 2. जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम इन श्रेणियों में बांट सकते हैं। 1. उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू। 2. संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। 3. पेशी ऊतक मसल टिश्यू। और 4. तंत्रिका ऊतक नर्व टिश्यू। 1. उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू। ये ऊतक जंतु के बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। ये शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों की दीवार आदि पर। ये ऊतक शरीर के अंतरांगों को चोट से बचाता है और उन्हें नम बनाए रखता है। 2. संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। ये ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। ये ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। 3. पेशी ऊतक मसल टिश्यू। इसे संकुचनशील ऊतक कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। शरीर की सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ए. अरेखित अनस्ट्रिप्ड, बी. रेखित स्ट्रिप्ड और सी. हृदयक पेशी कार्डियक। ए. अरेखित। ये पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनियां आदि। अरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रण करती हैं जो स्वयमेव गति करते हैं। बी. रेखित। ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छानुसार गति करती हैं। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं।
सी हृदयक पेशी, कार्डियक। ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है, जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। संरचना की दृष्टि से ये रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कोल्हे की मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है। 4. तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू। इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। ये दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, ए तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स और बी न्यूरोग्लिया। ये ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को आस्तरित करती हैं। 3. मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा और 2 रुधिराणु, ब्लड कार्पस्कल्स। प्लाज्मा ये रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। प्लाज्मा के कार्य। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। सेरम। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। रुधिराणु, ब्लड कार्पस्कल्स। ये रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं, एक लाल रक्त कण आरबीसी, बी श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी और सी रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स। ए लाल रक्त कण आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल्स और एरिथ्रोसाइट्स। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसीज का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड आरबीसीज के निर्माण में सहायक होते हैं। नोट: भ्रूणावस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत यानी लिवर और प्लीहा में होती है। इसलिए यकृत और प्लीहा यानी स्प्लीन को आरबीसीज का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजक यानी डाई होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हेमाटिन है। आरबीसीज का मुख्य कार्य शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता एनीमिया रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसीज 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसीज में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसीज की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। बी श्वेत रक्त कण WBC, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स और ल्यूकोसाइट्स। आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी-कभी यकृत यानी लीवर एवं प्लीहा, स्प्लीन में भी होता है। इसका जीवन काल
2 से 4 दिन होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। WBC का सबसे अधिक भाग 60 to 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणु तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। RBC एवं WBC का अनुपात है 600:1। और C, रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ये केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा यानी स्प्लीन में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करना है। रक्त के कार्य: 1. शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से बचाना। 2. शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना। 3. रक्त का थक्का बनाना। 4. O2, CO2, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना। 5. लैंगिक वर्ण में सहायता करना तथा विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना। रक्त का थक्का बनना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं। 1. थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस प्लस इक्वल्स टू थ्रोम्बिन। 2. थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन इक्वल्स टू फाइब्रिन। और 3. फाइब्रिन प्लस ब्लड कार्पसल्स इक्वल्स टू क्लॉट। रुधिर प्लाज्मा के थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। मनुष्य के रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप्स। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी। इसके लिए इन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्य के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। ए, जिनमें एंटीजन ए होता है, रुधिर वर्ग ए। बी, जिनमें एंटीजन बी होता है, रुधिर वर्ग बी। सी, जिनमें एंटीजन ए एवं बी दोनों होते हैं, रुधिर वर्ग ए बी। और डी, जिनमें दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं होता, रुधिर वर्ग ओ। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। इसे एंटीबॉडी कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी। रक्त का आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अभिश्लेषण, एग्लूटिनेशन कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण, एग्लूटिनेशन न हो सके। रक्त समूह ओ को सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्रहता, यूनिवर्सल रिसिप्टर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। RH तत्व, RH फैक्टर। सन 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसस 15 में इस तत्व का पता किया, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में ये तत्व पाया जाता है, उनका रक्त RH सहित यानी RH पॉजिटिव कहलाता है, तथा जिनमें नहीं पाया जाता, उनका रक्त RH रहित यानी RH नेगेटिव कहलाता है। रक्त आधान के समय RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव का रक्त एवं RH नेगेटिव को RH नेगेटिव का ही रक्त
दिया जा सकता है। यदि RH पॉजिटिव रक्त वर्ग का रक्त RH नेगेटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार रक्तदान किया गया तो एग्लूटिनेशन के कारण RH नेगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। यदि पिता का रक्त RH प्लस और माता का रक्त RH माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु के जन्म से पहले गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है। रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण। रुधिर वर्ग ए एंटीजन, आरबीसीज में केवल ए, एंटीबॉडी प्लाज्मा में केवल बी। रुधिर वर्ग बी एंटीजन आरबीसीज में केवल बी, एंटीबॉडी प्लाज्मा में केवल ए। रुधिर वर्ग ए बी एंटीजन आरबीसीज में ए और बी दोनों, एंटीबॉडी प्लाज्मा में कोई नहीं। और रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन आरबीसीज में कोई नहीं, एंटीबॉडी प्लाज्मा में ए तथा बी दोनों। माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह। माता पिता का रक्त समूह O/O हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह O होगा और बच्चों में असंभावित रक्त समूह A, B तथा AB होंगे। अगर माता पिता का रक्त समूह O/A है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह O और A होगा, बच्चों में असंभावित रक्त समूह B और AB होंगे। अगर माता पिता का रक्त समूह O/B है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह O तथा B होगा, बच्चों में असंभावित रक्त समूह A तथा AB होगा। अगर माता पिता का रक्त समूह O/AB है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह A और B, बच्चों में असंभावित रक्त समूह O तथा AB होगा। माता पिता का रक्त समूह A/A है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह A और O होगा, बच्चों में असंभावित रक्त समूह B तथा AB होंगे। माता पिता का रक्त समूह A और B होने पर बच्चों में संभावित रक्त समूह O, A, B और AB और असंभावित रक्त समूह कुछ नहीं। माता पिता का रक्त समूह A तथा AB होने पर बच्चों में संभावित रक्त समूह A, B तथा AB और असंभावित रक्त समूह O। अगर माता पिता का रक्त समूह B/B है, बच्चों में संभावित रक्त समूह B और O होंगे तथा असंभावित रक्त समूह A और AB होंगे। अगर माता पिता का रक्त समूह B और AB है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह A, B और AB होंगे और असंभावित रक्त समूह O होगा। और अगर माता पिता का रक्त समूह AB और AB हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह A, B तथा AB होंगे और बच्चों में असंभावित रक्त समूह O होगा। मानव शरीर के तंत्र। सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। 4. पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। 1. अंतर्ग्रहण इंजेशन, 2. पाचन डाइजेशन, 3. अवशोषण एब्जॉर्प्शन, 4. स्वांगीकरण एसिमिलेशन और 5. मल परित्याग डिफेकेशन। आमाशय स्टमक में पाचन। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटों तक रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। आमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार की टॉयलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। पेप्सिन
प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन केसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट या केसिन के रूप में बदल देता है। पक्वाशय, डिओडिनम में पाचन। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत यानी लिवर से निकलने वाला पित्तरस बाइल डक्ट आकर मिलता है। पित्तरस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यहाँ अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। 1. ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। 2. एमाइलेज, ये मांड यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा शुगर में परिवर्तित करता है। और 3. लाइपेज, ये एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन। यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इसमें ये एंजाइम पाए जाते हैं। 1. एरिप्सिन, शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। 2. माल्टेज, ये माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। 3. सुक्रेज, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। 4. लैक्टेज, ये लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। और 5. लाइपेज, ये एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। 3. अवशोषण एब्जॉर्प्शन, पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना विलाई के द्वारा होती है। 4. स्वांगीकरण एसिमिलेशन, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। और 5. मल परित्याग, अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, वहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा यानी एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग। यकृत लिवर, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 to 2 kg होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। ये पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका हेपेटिक सेल में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में आयरन यानी लोहा और तांबा, कॉपर और विटामिन को संचित करके रखता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है और भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्व। पित्ताशय गॉल ब्लैडर, पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा होता है। पित्त यानी बाइल पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट की मात्रा 12% होती है। पित्त यानी बाइल के मुख्य कार्य हैं
एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। ये भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है जिससे अग्नाशय रस क्रिया कर सके। 2. ये भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। 3. ये वसाओं का इमल्सीकरण इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। 4. ये आंत के क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। और 5. यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे ही पीलिया कहते हैं। अग्नाशय पेंक्रियास ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी यानी नलिकाहीन एंडोक्राइन और नलिका युक्त एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे अग्नाशय रस निकलता है जिसमें 9.8% जल और शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। ये क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.5 to 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के पचाने के एंजाइम्स होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये अग्नाशय का ही एक भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बीटा कोशिका बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा कोशिका या अल्फा सेल से ग्लूकागॉन एवं गामा कोशिका गामा सेल से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्पस्रावन से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ग्लूकागॉन ये ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सोमैटोस्टैटिन ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। पाचन का सारांश ग्रंथिरस 1 लार, एंजाइम 1 टाइलिन, भोज्य पदार्थ मांड श्वेतसार प्रतिक्रिया के बाद बनाता है माल्टोज और एंजाइम 2 माल्टेज भोज्य पदार्थ माल्टोज में प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज बनाता है। ग्रंथिरस 2 जठर रस, एंजाइम 1 पेप्सिन भोज्य पदार्थ प्रोटीन प्रतिक्रिया के बाद पेप्टोन्स, एंजाइम 2 रेनिन भोज्य पदार्थ केसिन प्रतिक्रिया के बाद कैल्शियम पैराकेसिनेट। ग्रंथिरस 3 अग्नाशय रस, एंजाइम 1 ट्रिप्सिन भोज्य पदार्थ प्रोटीन प्रतिक्रिया के बाद पॉलीपेप्टाइड्स, एंजाइम 2 एमाइलेज भोज्य पदार्थ मांड स्टार्च प्रतिक्रिया के बाद शर्करा, एंजाइम 3 लाइपेज भोज्य पदार्थ वसा प्रतिक्रिया के बाद वसा अम्ल एवं गेरेस्ट्रॉल। और ग्रंथिरस 4 आंत्रीय रस, एंजाइम 1 एरेप्सिन भोज्य पदार्थ प्रोटीन प्रतिक्रिया के बाद बनाता है अमीनो अम्ल, एंजाइम 2 माल्टेज भोज्य पदार्थ माल्टोज प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज, एंजाइम 3 लैक्टेज भोज्य पदार्थ लैक्टोज प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, एंजाइम 4 सुक्रेज भोज्य पदार्थ सुक्रोज प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज। और एंजाइम 5 लाइपेज भोज्य पदार्थ वसा प्रतिक्रिया के बाद वसीय अम्ल एवं गेलेस्ट्रॉल।